नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना विश्वास करते हैं, हम पर इतना प्यार जताते हैं। पिछले कुछ दिनों से निजी कारणों की वजह से मैं अवेलेबल नहीं था और इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई, लेकिन आप सब ने ढेर सारे कमेंट किए यूजीसी पर बिल पर वीडियो लाने के लिए, क्योंकि आप हमसे समझना चाहते थे। तो पेश है आपके लिए ये वीडियो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इसके पीछे की मंशा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, किसके लिए फायदा किसके लिए नुकसान, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं, यूजीसी बिल है क्या और ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज आर्टिकल में, हर जगह सोशल मीडिया पर हर जगह आपको यही चर्चा देखने को मिल रही है। यूजीसी काला कानून कोई कह रहा है, कोई यूजीसी के सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये सवर्णों के खिलाफ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये जरूरी है, होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं, आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले समझिए यूजीसी क्या होता है। आखिर ये यूजीसी मतलब ये वर्ड जो है ये आया कहाँ से, ये होता क्या है। तो देखिए, जैसे आप कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई झारखंड, मध्य प्रदेश, मतलब अलग अलग राज्यों से होंगे, कहीं ना कहीं राज्य से होंगे। जब आप बचपन से अपनी स्कूली शिक्षा शुरुआत करते हैं तो उसके बाद फिर जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं तैसे तैसे आपके सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा वैलिड होने ज़रूरी हो जाते हैं। उनकी वैलिडिटी बरकरार रहे, सब जगह मान्य हो, इसके लिए कुछ बोर्ड बनाए जाते हैं। उन बोर्ड के अधीन वो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, क्योंकि उनके एक निश्चित मानक होते हैं। उस आधार पर अगर परीक्षा या कहें उस आधार के सिलेबस को अगर बच्चा पास करके आगे बढ़ा होता है तो वो मानते हैं हाँ ये मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन है और इसको हम अथॉराइज कर रहे हैं, तो वो बोर्ड उसका सर्टिफिकेट देता है। अब ऐसे ही जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, ऐसे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड में जाते हो, फिर अपने स्टेट बोर्ड में आते हो। जैसे यूपी बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, एमपी बोर्ड हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ, ऐसे में आप हाई स्कूल इंटर तक पास करते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आगे बढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है सीबीएसई नाम से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो आपके लिए सर्टिफिकेट जारी करता है। लेकिन ये सब सेकेंडरी एजुकेशन तक होता है, मतलब 10+2 तक होता है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप एडमिशन लेने जाते हो यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिवर्सिटीज में जाते हो, तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, हजारों की संख्या में है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज में क्या रूल होंगे जो अगर लागू हो तो देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब पर लागू हो जाए। इसके लिए एक बोर्ड है, एक बॉडी है जिसको कहते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की शुरुआत तो वैसे साथियों 1950 के दशक में हो गई थी, जब भारत को पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम जी। उसी टाइम से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन समय समय पर समय की मांग को देखते हुए इसमें और भी चीजें ऐड करते गए, इसके रूल्स में बदलाव हुए बहुत सारे, और आज जो बॉडी है वर्तमान में यूजीसी इस रूप में वर्तमान में उपलब्ध है। इसमें बहुत सारे संशोधन भी समय समय पर बहुत सारे नए रूल ऐड भी किए गए हैं। तो शुरुआत 1953 में ही हो गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या होता है, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को मान्यता देना, डिग्रीज देना, डिग्रीज को वैध करना और डिग्रीज को अवैध भी करना, साथ ही साथ नेट जैसे बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट कराना। अच्छा, अब यूजीसी तो समझ में आ गया सर, लेकिन इतना घमासान क्यों मचा है। घमासान इसलिए मचा है क्योंकि इसी यूजीसी एक्ट में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं और कुछ हटाए गए हैं, जिसको लेकर के विवाद मचा हुआ है। नियम ये जोड़ा गया जो कि अभी 26 जनवरी से लागू मान लिया गया। वो नियम ये था, अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटीज में कोई एससी एसटी या ओबीसी वर्ग का कोई बच्चा है, वो प्रताड़ित होता है किसी सवर्ण के थ्रू, तो वो शिकायत कर सकता है और फिर उस सवर्ण के खिलाफ, उस सवर्ण स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये विद इन 15 डेज रिपोर्ट करना होगा, ये अनिवार्य होगा और कॉलेज अथॉरिटी को इस पर एक्शन लेना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं कॉलेज अथॉरिटी, उस सवर्ण के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है। इतने कड़े कानून हैं। तो आप कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, फिर भेदभाव जातिगत तो होते ही हैं। आप इत्मीनान से बैठे रहिए, सब कुछ मैं समझाऊंगा। अच्छा, ये इतना तो ठीक था। क्या ये कोई नई बात है? नहीं, ऐसी चीजें चलती आई हैं, पहले भी ऐसे नियम बनते आए हैं, रैंकिंग वगैरह के भी नियम बनते रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज की गई जिसमें 2012 वाला रूल हटा दिया गया। 2012 में भी ऐसा ही प्रावधान था और चल रहा था ये, लेकिन 2012 में एक लाइन और ऐड की गई थी कि अगर कोई फेक रिपोर्ट करता है तो फिर उस पर भी एक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी वर्ग का या एससी वर्ग का या एसटी वर्ग का कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो
बिना मतलब अपनी कोई पुरानी रंजिश या किसी भी प्रकार की ऐसी सोच लेकर के किसी पर फर्जी आरोप लगा देता है और फर्जी में कह देता है कि ये हमें जाति सूचक शब्द बोल रहा है या फिर फालतू में फंसा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे आकर के कहते हैं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये आपसी आपसी रंजिश निकाल रहा है, क्लास में इसकी इसकी लड़ाई हुई थी इसलिए ये जबरदस्ती का ऐसा कर रहा है। तो फिर उस बच्चे के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता था। 2012 में ये प्रावधान था, लेकिन इस बार यही प्रावधान हटा दिया गया है। मतलब इसका हटाने का मतलब ये है कि अब चाहे अगर कोई SC ST या OBC वर्ग का कोई भी स्टूडेंट हो, वो अगर फर्जी भी आरोप लगा देता है किसी पर, किसी सवर्ण पर, और इंक्वायरी में अगर ये बात पता भी चलती है कि चलो ये फर्जी में लगाया हुआ है आरोप, तो भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी आरोप लगा सकता है। इस बात से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है सवर्ण स्टूडेंट्स को और सवर्ण लोगों को, और इसी बात को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग इस्तीफे दे रहे हैं, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ट्विटर के माध्यम से, कुछ ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर कुछ लोग सड़कों पर आकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जब लोग कानून का दुरुपयोग भी करते हैं और फर्जी मामले में भी आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जब बाहर ऐसा चलता है तो अब यूनिवर्सिटीज में ऐसा होने लगेगा, तो फिर इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा और सवर्ण जो है वो बिल्कुल डरे सहमे से रहेंगे कि कोई भी कल को उन पर आरोप लगा सकता है। आप एक मीम के माध्यम से देखिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है या 2-3 लड़के हैं, वो किसी लड़की को जाकर के कोई प्रपोज करता है या फिर कोई परेशान करने की कोशिश करता है, और लड़का जो है मान लीजिए संयोगवश वो SC ST या OBC वर्ग का है और लड़की जो है वो जनरल कास्ट की है। अब वो लड़का जो है प्रेशर बना रहा है, उसको या तो प्रपोज कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार से वो परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है। बदले में अगर लड़की कुछ भी अगर उसको बोल देती है और वो लड़का अगर जाकर के शिकायत कर देता है कि इसने हमें जाति सूचक शब्द बोले या फिर गाली दी, तब आप बताओ एक्शन किसके प्रति लिया जाएगा? उस लड़के के खिलाफ लिया जाएगा या फिर उस लड़की के खिलाफ लिया जाएगा? अब आप बताइए इस एक्ट के अनुसार, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये मान लिया गया है कि सवर्ण ही दोषी है। अच्छा, यूजीसी यहीं नहीं रुका। यूजीसी ने कहा कि इस चीज को चेक करने के लिए ना इक्विटी कमेटी का गठन होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेंगे, स्क्वाड बनेगा, एम्बेसडर बनेगी, हेल्पलाइन होगी। मतलब कि अगर कोई शिकायत करता है वो शिकायत कर सकता है गुपचुप तरीके से भी, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सामने सामना लड़ाई हो और उसके बाद जाकर के वो शिकायत करे। हो सकता है क्लास में कुछ अनबन हुई हो और वो परसों 2 दिन बाद जाकर के वो हेल्पलाइन पर फोन करके या घर पहुंच करके वो हेल्पलाइन पर फोन करके शिकायत कर दे कि ऐसा ऐसा हुआ और कल इसके प्रति एक्शन लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ इक्विटी कमेटी बनेगी। वो कमेटी घूम टहल करके ये देखती रहेगी कि कहीं पर कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई ऐसा कोई जात सूचक शब्द तो नहीं बोल रहा है यूनिवर्सिटी भर में। इसमें वही लोग होंगे, हो सकता है किसी बच्चे को बना दिया जाए, जैसे क्लास में मॉनिटर वगैरह होता है, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। तो मतलब अब जहां भी जो भी सवर्ण होगा वो बिल्कुल डरा सा सहमा सा रहेगा कि कहीं गलती से हमारे मुंह से किसी पर हे बे तेरे ना निकल जाए, नहीं तो पता लगेगा कि हम पर एक्शन ले लिया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा हमको। मतलब 2 यार दोस्त हैं, अब उसमें वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं, जैसा उनका बनता है आपसे प्रेम हो, ठीक है। कई बार कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में छोटे मोटे गालियाँ और वो सब करके, मतलब आपस में ऐसा नहीं रहता है कि उनको बुरा लगता है, वो एक दूसरे को कहते रहते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति कोई सुनता है और वो जान रहा है वो दोनों की कास्ट, वो जाकर के शिकायत कर देता है। अब इन दोनों में आपस में कोई वैसा लड़ाई वाला माहौल नहीं है, लेकिन वो शिकायत कर देता है कि ये व्यक्ति जो है वो जाति सूचक शब्द दे करके उसको बुला रहा था, तो अब इस पर एक्शन ले लिया जाएगा। ये यूजीसी ने जो किया है इसका ये परिणाम हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये इतना प्रॉब्लम वाला चीज है, नियम है, तो फिर ये लाया ही क्यों यूजीसी? जैसे चल रहा था वैसे चलने देते। तो एक्चुअल में इसके पीछे की कहानी समझिए, लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए 2016 में एक केस हुआ था, रोहित बेमुला का केस हुआ था। रोहित बेमुला नाम का एक SC वर्ग का लड़का था और उसने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। कारण ये हुआ था कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था और उसकी जाति को लेकर के उसको उपेक्षित किया गया और उसके बाद फिर उस पर टार्चर किया गया सीनियर्स के द्वारा। रैंगिंग वाला टाइप का ये मामला था। फिर जाकर के उसने सुसाइड कर लिया था। ऐसे फिर 2019 में पायल तड़वी नाम की एक लड़की के साथ हुआ
उसने भी सुसाइड कर लिया था। वो मुंबई BYL नायर हॉस्पिटल की स्टूडेंट सी छात्रा थी। उसके साथ भी ऐसे ही जाति की वजह से उसे उपेक्षित किया गया और उसको टॉर्चर किया जा रहा था सीनियर्स के द्वारा, और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। फिर इन दोनों की जो माताएं हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और रिक्वेस्ट करी कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं, कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे ऐसा चीज़ें ना हो पाए। तो UGC को कहा गया कि भाई कुछ कानून सख्त करो, कुछ ऐसे रूल्स लाओ। UGC ने ये बनाना तैयार करना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें किया जाए। फिर UGC ये नियम लेकर के आती है। UGC एक्ट 1956 में कुछ रूल्स ऐड किए जाते हैं जिसमें ये कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, स्क्वाड्स रखे जाएंगे, एम्बेसडर रखे जाएंगे, और उनका काम होगा हेल्पलाइन वगैरह की मदद से उनका काम होगा कि वो चेक करें, देखें कि कहीं पर कोई किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, कहीं पर जातिगत भेदभाव तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई जनरल का किसी OBC SC या ST वर्ग को प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है। लेकिन UGC यहीं पर एक मिस्टेक कर देता है। मिस्टेक ये कि भाई अगर जनरल कास्ट वाला OBC SC ST या किसी और वर्ग को मतलब अगर प्रताड़ित कर सकता है, क्या किसी और वर्ग वाले जनरल को नहीं प्रताड़ित कर सकते? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कई बार अगर संख्या बल अगर जिसका ज़्यादा होता है तो कम संख्या बल वाले, या कहें ऐसा समझो आप कि मेजॉरिटी वाले हमेशा माइनॉरिटी को प्रताड़ित करते भी देखे जाते हैं। एक संदर्भ ये भी आ जाता है कई बार। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सवर्ण जो अगर रह रहा हो, अगर मान लो कम मात्रा में है, एक दो हैं, उनको उनके साथ भी प्रताड़ना हो सकता है, जाहिर सी बात हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन ये डाला गया कि बाय डिफॉल्ट ये मान लिया गया कि सवर्ण ही प्रताड़ित करते हैं OBC SC और ST वर्ग के छात्रों को। यहाँ पर अगर ये कह दिया गया होता कि किसी भी छात्र को अगर कोई भी प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ ये सारी चीजें होगी, तब कोई बवाल ही नहीं होता, आराम से कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिलता, आराम से सभी लोग इसको रूल को मानते। अब देखो, दुष्ट प्रकृति के, अपराधी प्रकृति के लोग हर वर्ग में होते हैं, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। अगर विश्वास ना हो तो आप चाहे पेंडिंग केसेस है उठा करके देख लो, चाहे आप जेलों में एक बार दौरा कराओ, वहां पर जा करके देख लो, चाहे आप कहीं पर भी देख लो, आपराधिक मामले उठा करके देख लो। हाँ, संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में पहले ही बच्चों के अंदर डाल दे रहे हो कि नहीं, आप लोग संभल जाओ कि आपको कौन सी जाति को लेकर के आगे बढ़ना है, किस जाति की तरफ बढ़ना है, जातिगत भेदभाव कैसे करना है। मेरा जो रूम पार्टनर था हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में, एक मुस्लिम था, एक SC वर्ग का था, फिर उसके बाद आगे चले फिर SC OBC, मतलब हम लोग में कभी ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, अभी भी बातचीत चलती है, अच्छे से यार दोस्त हैं हम लोग, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो कि सबको पहले से ही तोड़ दो, पहले ही उसमें भेदभाव भर दो। जनरल हो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारे साथ ये ऐसा हो जाएगा, एक्शन ले लिया जाएगा। अब जनरल का कैटेगरी का जो होगा वो अपना गुट बनाना शुरू कर देगा, आपस में एकता बनाना शुरू कर देगा कि भाई एक रहो, आपस में एक होकर के रहो, कल को कोई आएगा अगर तो तुम लोग साथ मिल करके लड़ाई करना, फिर तुम लोग अलग दूसरा गुट बन जाएगा। गुटबाजी करना आप शुरू कर दिए हो यूनिवर्सिटीज़ में। तुमको तो अपना वोट बैंक तैयार करना है कि नहीं, सामान्य वर्ग हमको देता है, OBC वर्ग हमको देता है, SC ST वर्ग हमको देता है। अब सवर्णों का कहना ये है कि सारी योजनाएं, सारी सब्सिडीज, जॉब्स जो हैं ये SC ST OBCs को दे देते हैं, और सवर्णों को मिलता है क्या, नेशनलिज्म, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के प्रति, राम मंदिर, 370, POK, ये सब वाला सगुफा छोड़ करके उनका वोट बैंक ले लेते हो। तो ये टाइप के लोग मीम्स बना बना करके शेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सच्चाई ये है कि नेतागण अपने बच्चों को भेज देते हैं विदेश पढ़ने के लिए, जाओ भैया अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यहाँ पर फूट डालो, यहाँ पर जितना ज़्यादा जहर घोल पाओ घोलो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को एजुकेशन से मतलब नहीं है। यहाँ पर लोगों को ये देखना है कि तुम इसका लड़का है तो तुम बभना का लड़का है, तुम उसका लड़का है, तुम अहिरा का लड़का है, तुम ठकुरा का लड़का है, तो तुम आओ लड़ो, आपस में भेदभाव करो, और शुरुआत से ही पोलराइजेशन हो जाए। पोलराइजेशन समझ रहे हो, राजनीति में एक टर्म यूज किया जाता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। इसको मैं समझाता हूँ, आप समझिए। पोलराइजेशन मतलब कि किसी न किसी टाइप के ध्रुव पर आप आ जाओ। जैसे जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी गोल है, ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन लोग कहाँ रहते हैं, लोग रहते हैं बीच में, है ना। लोकतंत्र के लिए ये बीच वाले जो लोग हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका कोई पक्ष नहीं है, जो स्विंग वोटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं नेताओं के लिए,
क्योंकि स्विंग वोटर्स का क्या है कि अगर आप अच्छा काम किए तो आपकी तरफ झुकाव रहेगा, अगर अच्छा काम नहीं किए तो फिर आपके खिलाफ जा सकते हैं। मान लो ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। अच्छा काम अगर ए पार्टी कर रही है तो एक पार्टी की तरफ चले गए, अच्छा काम अगर ए पार्टी नहीं कर रही है तो बी पार्टी की तरफ चले गए। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन जब अगर पोलराइजेशन कर दो, ध्रुवीकरण कर दो, अब मान लीजिए जैसे 80% हिंदू रह रहे हैं, 20% मुस्लिम्स रह रहे हैं किसी जगह पर, अब तुम पोलराइजेशन की राजनीति शुरू कर दो कि जितने हिंदू हैं वो एक हो जाएं और नहीं तो मुसलमानों से उनको खतरा है, और दूसरी पार्टी वाला कोई कहने लगे कि नहीं जितने मुस्लिम हैं वो एक हो जाए नहीं तो हिंदू से उनको खतरा है, तो फिर क्या होगा कि मुस्लिम जितने होंगे वो इधर आ जाएंगे और हिंदू इधर चले जाएंगे। तो मतलब ध्रुवीकरण हो गया, यानी कि एक पोल की तरफ एक तरफ सब चले गए। अब ऐसे ही तो पहले ये तो हुआ धर्म धर्म, फिर उसके बाद फिर कुछ और पार्टियां आई। जब मान लो 2 पार्टी हुई तब ये हुआ। जब और पार्टियां आई वो कहे कि चलो ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाओ और फिर ये क्षत्रिय हमारी तरफ आ जाओ, यादव हमारी तरफ आ जाओ और SC ST हमारी तरफ आ जाओ, तो वो आपस में पोलराइजेशन करना शुरू कर दी। तो उससे क्या होता है, फिक्स हो जाते हैं उनके वोटर्स। ये वोट बैंक की राजनीति है और यही राजनीति शुरुआत से ये लोग बोना शुरू कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज में। अब इतनी घटिया चीज हो रही है ये। एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट अगर पढ़ाई पर ध्यान देगा, समझदार बनेगा, यूनिवर्सिटी में पास आउट होकर के निकलेगा तो वो रोजगार मांगेगा और तुम रोजगार दे नहीं पाओगे। इसीलिए पहले से ही जातिवाद में तोड़ दो, उसको फंसा दो। उसमें से कुछ लोग पुलिस का चक्कर लगाएं, थाने का चक्कर रोज लगाएं, जेल का चक्कर लगाएं, आपसे जॉब ना मांगने जाएं। भाई केस दर्ज है तो जॉब वैसे ही नहीं होगा, वो वैसे ही परेशान रहेगा। और कुछ जो बचे उनको ऐसा आभास हो जाए कि भाई अब हमारे लायक कुछ बचा नहीं, पढ़ाई तो हम किए नहीं, कंपनी कोई हमको हायर नहीं कर पा रही, चलो अपना ही कुछ रेडी पटरी पकौड़ा तलने वाला कोई काम शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप बताइए आपके हिसाब से ये यूजीसी बिल क्या है, इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप आज के टाइम पर देख रहे होगे सब इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि इनका वोट बैंक गड़बड़ होने का इनको चांस लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक गड़बड़ आ जाएगा। क्योंकि अगर डेटा आप उठा करके देखोगे तो सवर्णों की आबादी जो है बहुत कम है, वो बहुत कम मात्रा में वोटिंग में भी हिस्सा लेते हैं। तो इस वजह से उनके लिए और ज़्यादा कम योजनाएं आ रही हैं और ज़्यादा कम उनको तवज्जो दिया जा रहा है। फिलहाल कुछ ज्ञानी लोग अभी आ जाएंगे यहाँ भी कमेंट करने, आप लोग कमेंट करते रहो, लड़ते रहो, और ये लोग अपने बच्चों को भेज देंगे विदेश में पढ़ने। कल को वो लोग फिर नेता बन करके आएंगे और फिर आप लोगों से यही वाला मुद्दा छेड़ करके वोट मांगेंगे। क्योंकि आने के बाद उनको अपनी जाति याद आ जाती है, लेकिन जब जाते हैं विदेश पढ़ने तब उनको अपना देश, अपना जाति, अपना धर्म नहीं याद आता, वो चले जाते हैं पढ़ने। आप लोग यहाँ लड़ते रहो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।